ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई। उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी मुझे फांसी हो सकती है। बहुत परेशान है। टाइम था अप्रैल 2024 के आसपास का, जब यूपी में बांदा के गोयामुखी में रहने वाले शब्बीर खान को पता चलता है कि उनकी बेटी, जो कि पिछले काफी महीनों से यूएई में काम कर रही थी, उसे फांसी मिलने वाली है। दिक्कत तो पिछले काफी दिनों से चलती आ रही थी, लेकिन अब फांसी की डेट के बारे में जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो फिक्स हो चुकी है, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद वो प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास और जो विदेश मंत्री होते हैं उनके पास जा पहुंचते हैं। बार बार उनके सामने जाकर दरख्वास्त करने लगते हैं कि जनाब, हमारी बेटी को कृपया करके आप बचा लीजिए। और इस दरखास्त में उन्होंने अपनी बेटी के द्वारा जो कुछ भी उन्हें पता चला था, उनके पास उनका फोन आया था, वो सारी ही चीजें पुलिस वालों को और मीडिया वालों को उन्होंने बतानी शुरू की, ताकि कोई तो आगे आकर उनकी मदद करे। और उनकी बेटी शहजादी की पूरी कहानी ये थी कि जब वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी, तो अपने घर पर वो घर का नॉर्मली काम कर रही थी, खाना वगैरह वो बना रही थी। और जब वो खाना बना रही थी तो खाने की एक कढ़ाई उनके ऊपर गिर जाती है। उनके चेहरे पर वो कढ़ाई गिरी थी जो कि हद से ज्यादा गर्म थी, और इसी हादसे में उनका चेहरा बिगड़ जाता है। तो वो लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उसका नॉर्मली इलाज करवाने लगते हैं, लेकिन इसका जो चेहरा था वो काफी हद तक बिगड़ चुका था और इसको सर्जरी की जरूरत थी। लेकिन इसके परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका सर्जरी से इलाज करवा पाए। तो वो लोग नॉर्मली जो कि सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवा सकते थे, वो सारा इलाज वो करवा लेते हैं। लेकिन अब जैसे ही शहजादी बड़ी होती है, तो अब इसकी शादी का टाइम आ चुका था। लेकिन चेहरा बिगड़े होने के कारण इसकी शादी करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। शहजादी शायद इस चीज को समझ सकती थी, जिसके चलते उसने अपना खुद ही काम शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे अपना अच्छे से पालन पोषण कर पाए। और अपने गांव में ही वहां पर एक रोटी बैंक था, वहां पर जाकर वो काम करने लगती है। थोड़े बहुत उसे पैसे मिल जाया करते थे, जिससे कि वो अपना खर्चा पानी निकाल लिया करती थी। और इसी टाइम जब उसके पास रोटी बैंक के अलावा जब खाली टाइम हुआ करता था, तो वो फेसबुक भी यूज कर रही थी। और उसी टाइम फेसबुक यूज करते करते उसकी मुलाकात मोहम्मद उज्जैर से होती है। ये लोग आपस में काफी दिनों तक बातें करते हैं। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब ये लोग आपस में एक दूसरे को काफी अच्छे से जानने लगे थे। और जब उज्जैर ने ये बात पूछनी शुरू की कि आखिरकार तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तो सारी की सारी बातें शहजादी ने उसे साफ साफ बता दी। और उसके बाद उसने पूछा कि तुम फिर इसका इलाज क्यों नहीं करवाती हो, तुम सर्जरी करवा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो शहजादी ने बताना शुरू किया कि उनके परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं खुद का गुजारा करने के लिए। वो इस तरीके से यहाँ पर रोटी बैंक में काम करती है। और उसके ऐसे हालातों को देखते हुए उज्जैर ने ये बात उससे कही कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी यूएई में जॉब लगवा सकता हूँ। दरअसल मेरे वहाँ पर बुआ और फूफा रहते हैं, उन्हें एक मेड की ज़रूरत है, और अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बातें कर सकता हूँ, तुम वहाँ पर काम कर लेना। इसके अलावा वो लोग तुम्हारा वहाँ आसपास में कहीं और भी काम का जुगाड़ करवा देंगे। तो इस चीज़ के लिए शहजादी वापस अपने घर पर आकर अपने पिता से बात करती है। और शब्बीर खान भी इस बात के लिए मान जाता है कि हाँ बेटा, अगर तुम्हारी जिंदगी सुधर रही है तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ उज्जैर ये बात बोल रहा था कि जब तुम्हारे पास काफी सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि वहां पर काफी अच्छी इनकम तुम्हारी हो जाएगी, और जब तुम वापस यहाँ पर आओगे तो करेंसी चेंज होने के कारण तुम्हारे पास काफी सारा पैसा हो जाएगा, और उसके बाद तुम अपना इलाज करवा लेना, तुम्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सारी ही बातें सुन लेने के बाद शहजादी तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ मोहम्मद ने ये बात कही कि अगर तुम्हें वहां पर जाना है तो तुम्हें वीज़ा वगैरह बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और उन सारी ही चीज़ों में करीबन 3 लाख के आसपास खर्चा आने वाला है। शहजादी ने भी ये बात सोची कि एक बार ही तो पैसे देने हैं, उसके बाद तो इसकी पूरी की पूरी जिंदगी अच्छे से सुधर जाएगी। तो वो जैसे तैसे कर 1.5 लाख रुपए का जुगाड़ कर लेती है। इसके अलावा उसके पास एक सोने की चैन भी थी,
थी और ये सारी ही चीज़ें लेकर वो आगरा में उज्जैर के पास जा पहुंचती है। वहां पर जाकर वो अपनी सारी ही हालातों के बारे में बताती है और उसके बाद उज्जैर ने ये बात कही कि मैं तुम्हारे बाकी पैसे भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे पास जमा करवाने होंगे ताकि कल को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। और इस चीज में शहजादी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उज्जैर को दे देती है। उज्जैर उसका पासपोर्ट वगैरह अच्छे से जो कुछ भी होना था वो सारी ही चीजें तैयार करके उसे यूएई भेज देता है। वो वहां पर जाकर उनके परिवार से मिलती है जहां पर कि उसने अपने बुआ फूफा के पास उसे भेजा था और 2021 में वो वहां पर जा भी पहुंचती है। ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई। उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी मुझे फांसी हो सकती है। सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें। मेरी लड़की अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, इसको छोड़ा जाए। वो एक उज्जैन नाम का लड़का, जब लॉकडाउन लगा मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक बांधना में काम करती है, गरीबों की मदद करना उसका यही काम था। उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उज्जैन नाम का लड़का एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी थाना, तो वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएं, यहाँ क्या होता है आपको 5,000 रुपए मिलते हैं। तो वो चली गई उनके बहकाव में आके, वहाँ उन्होंने फांस लिया। 4 महीने 20-21 दिन का बच्चा था। वहाँ 2 टीके लगते हैं। वो टीके लगते हैं जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल में बच्चे लाती है, उसी रात वो बच्चा खत्म होता है। वहां पर जाकर वो बड़े ही अच्छे से अपने पूरे ही काम को संभाल लेती है जो कि उसे ड्यूटी दी गई थी। अगले काफी महीनों तक वो वहां पर मेहनत करती है, जो कुछ भी वो काम कर सकती थी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो उन सारे ही कामों को करने लगती है। और 2023 में उज्जैर के जो बुआ और फूफा यूएई में रहा करते थे, जिनका नाम फैज और नादिया था, उनके घर पर एक लड़का होता है। शहजादी को तो सिर्फ एक ही मतलब था कि वो पहले भी इनके घर पर काम किया करती थी और अब एक जब नया मेहमान आ गया है तो उसे इसका भी ख्याल रखना था। तो वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो उस बच्चे का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है। लगातार उस बच्चे की काफ़ी सारी ऐसी डोजेज थी जो कि इंजेक्शन उसे हॉस्पिटल में लगा करते थे। वहाँ पर उनके वो परिवार के साथ चली जाती, उसके बाद वो वापस आ जाती और घर पर भी वो उसे संभालती रहा करती थी। पहली डोज उस बच्चे को लग चुकी थी, लेकिन जब दूसरी डोज के लिए वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो इंजेक्शन लगने के बाद वो लड़का काफी बुरे तरीके से रो रहा था। अगले काफी देर तक वो यूं ही रोता रहता है और जब नादिया की सास ने नादिया के पास कॉल किया और ये बात बताई कि आज तो बच्चा कुछ ज्यादा ही रो रहा है, तो नादिया ने कहा कि बच्चा है, इसे शायद कुछ ज्यादा ही दर्द हो गया होगा, तो आप ऐसा कीजिए इसे दूध पिला दीजिए और उसके बाद उसे सुला दीजिए। जब तक वो वापस आएगी तब तक इसका सारा का सारा दर्द ठीक हो जाएगा। यही सारी काम उसकी सास वहां पर अपने घर पर करती है। इस टाइम शहजादी भी वहां पर मौजूद थी, तो शहजादी और नादिया की सास मिलकर उसके लिए दूध तैयार करती है। उसके बाद उसे दूध पिला दिया जाता है और उसके बाद नादिया की सास अपने पोते को सुलाने लगती है। शहजादी जाकर अपने घर का नॉर्मली और काम निपटाने लगती है और जैसे ही नादिया वापस अपने घर पर पहुंचती है तो उसने देखा कि अभी तक उसका बेटा सो रहा है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी कि आज से पहले वो इतनी देर तक कभी भी नहीं सोया था, आखिरकार अभी तक वो उठा क्यों नहीं है। और जैसे ही उसने जाकर उसे चेक किया तो उसने पाया कि इसका तो पूरा ही शरीर इस टाइम ठंडा पड़ चुका है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। आनन फानन में वो लोग हॉस्पिटल उसे लेकर जाते हैं। इस टाइम उस लड़के की सांसें थम चुकी थी। तो जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल वालों ने उसका चेकअप कर लेने के बाद ये बात कही कि इसने तो अपनी जान गंवा दी है। हॉस्पिटल वालों की ये बातें सुनकर नादिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार इस लड़के के साथ हुआ ही क्या है। ये तो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का है, काफी अच्छे से ये लोग इसका ख्याल रख रहे हैं। और एक जो सबसे अजीब चीज हाल फिलहाल में इसके साथ हुई है वो तो ये है कि इसे अब इंजेक्शन लगा था, एंटीबायोटिक का इसे इंजेक्शन लगा था। उसके बाद ये रो
रहा था और अब देखा जाए तो इसने अपनी जान गंवा दी है। तो नादिया हॉस्पिटल वालों के ऊपर ही बरसने लगती है कि आप लोगों के कारण ही इसने अपनी जान गंवाई है और जरूर उस इंजेक्शन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इंजेक्शन बिल्कुल सही था, अगर आप चाहें तो इसका पोस्टमार्टम करवा सकते हैं, लेकिन नादिया ने और उसके पति ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। वो लोग वापस घर पर आते हैं और घर पर आने के कुछ एक दिनों बाद से ही वो लोग शहजादी के ऊपर ये इल्जाम थोपने लगते हैं कि जो कि उनके बेटे ने अपनी जान गंवाई है वो इसके कारण गंवाई है, जरूर इसने ही उसका दम घोट दिया होगा, उसका गला घोट दिया होगा या फिर उसकी सांसें इसने रोक दी होंगी, उसका दम घोटकर इसने उसकी जान ली है। लेकिन शहजादी ने इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और जो आप इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हैं वो बिल्कुल झूठ है। इस बारे में वो उसकी सास को भी सारी की सारी बातें बताती है कि हम दोनों ने एक साथ मिलकर इसे दूध पिलाया था, उसके बाद मैं घर का जाकर कोई और काम करने लग जाती हूँ और उसके बाद आपने आकर शाम को बच्चे को संभाला था क्योंकि मुझे काम और भी करना था और यही कारण था कि यहाँ पर काम करने में वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है। बच्चा उस रात दूसरे दिन भर पुलिस कस्टडी में आया रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी दिलाई। सुबह लड़की ने मुझे बताया, फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी कि 57-58 दिन के बाद मेरी लड़की को ये लोग फंसा रहे हैं, मारकूट की वीडियो बनवा रहे हैं, अरबी में और इंग्लिश में दस्तखत करवाए पेपर में जो कोई इसमें लिखा हुआ था कि मैंने मारा है। और उसके बाद नादिया ने पूरे तरीके से उसके ऊपर ही ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इसके जान जाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। वो लगातार उसे टॉर्चर कर रहे थे, उसके ऊपर दबाव बढ़ा रहे थे और यही बात बोल रहे थे कि वो जल्द से जल्द इस इल्ज़ाम को एक्सेप्ट कर ले कि उसी ने उसके बेटे की जान ली है। लेकिन शहजादी इस बात से साफ इनकार कर देती है। तो वो लोग अगले काफ़ी दिनों तक उसे टॉर्चर करते हैं और लगातार टॉर्चर करने के साथ साथ उसे वो लोग ये बात भी समझा रहे थे कि हम लोग तुझे, अगर तू एक्सेप्ट कर लेती है तो तुझे वापस तुम्हारे घर भेज देंगे, इंडिया तुझे भेज देंगे, तेरा पासपोर्ट वगैरह हम लोग तुझे लौटा देंगे, क्योंकि इस घटना के बाद उन्होंने उसका पासपोर्ट भी छीन लिया था। तो वो लोग अगले काफी दिनों तक उसके ऊपर दबाव बनाते हैं और लगातार 50 से 55 दिनों तक टॉर्चर सहन कर लेने के बाद शहजादी के दिमाग में भी यही बात आती है कि ये लोग मुझे मेरा पासपोर्ट लौटा ही देंगे। तो वो इस बात के लिए मान जाती है और उस दिन तो उन्होंने उसे हद से ज़्यादा टॉर्चर किया था। उन्होंने उसके सारे के सारे कपड़े उतार लिए थे। ये बात कही जाती है कि उन्होंने उसके सारे कपड़े उतार लेने के बाद उसके वीडियो शूट की थी और वीडियो बनाते टाइम उसने एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। वो उस वीडियो में सारी ही चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ही उस लड़के की जान ली थी। तो वो लोग उसे तुरंत गाड़ी में बैठाते हैं और एयरपोर्ट ले जाने के नाम पर वो लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर वो वीडियो पुलिस वालों को दिखाते हुए ये बात कहते हैं कि इस तरीके से एक क्राइम हुआ था, ये वो क्रिमिनल है और इसने इस वीडियो में ये सारी ही चीजें एक्सेप्ट की हैं। पता नहीं पुलिस वालों ने भी ये चीज क्यों नहीं देखी कि ये जो वीडियो बनाई गई है, इस वीडियो में इस लड़की ने एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा है, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके अलावा जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसकी जान पहचान का वहां पर एक और लड़का रहा करता था। तो वो लोग उसे भी गिरफ्तार कर लाते हैं। उसके ऊपर भी केस इस टाइम चल रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों तक उसे जेल में रखने के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है और जब इसका केस कोर्ट में चलता है तो वहां पर इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। पैसे कमाने के लिए तो वो यूएई गई थी, लेकिन वहां की करेंसी में अगर किसी वकील को वो हायर करती है तो इतने पैसे उसके पास नहीं थे और यही कारण था कि अच्छा सा वकील ना होने के कारण उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो वो वहां पर मौजूद काफ़ी सारे एनजीओ इस टाइम सामने आते हैं और उन्होंने आकर शहजादी की मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी वो लोग इस केस को हार जाते हैं। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में ये केस जाता है, लेकिन वहां पर भी उसकी फांसी की सजा को यूं का यूं बरकरार रखा जाता है। उसके बाद वहां के राजा के सामने इस केस को लेकर जाया जाता है
और वहाँ पर जब उनके महाराज ने इस केस को देखा तो उन्होंने भी शहजादी को फांसी की सजा ही सुनाई थी। शहजादी अब बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी कि पता नहीं वो करे तो क्या करे। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो कि उसे आ रही थी वो वहाँ पर बातें करने में आ रही थी। तो इसी बीच उसने अपने पिता के पास भी कॉल कर दिया और सारी की सारी बातें बताई कि कुछ इस तरीके से मेरे ऊपर केस चल रहा है। 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया, हाल के हाल ही फंसाया। 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा। वहाँ से इनने लिखा पढ़ी करके कि हमें किसी पे न शक है, न हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे और हम मट्टी देना चाहते। पोस्टमार्टम नहीं कराया। फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या कुछ आए, जैसा जो कुछ हुआ हो। बच्ची को 2 महीने के बाद 2-4-6 दिन कम थे, बच्ची को फंसा दिया। इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाने को नहीं दिया। उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब न कहने लगी तो इन हाथ में उसका कट लगाया, सब मारा, कपड़े फाड़े बच्ची की। अंदर आ गई जब बच्ची ने दोनों के बताया। वजह थी घर में इन लोगों ने वीडियो बनाई सब। जब 10-12 दिन फोन नहीं आया, फिर आगरा वाली से हम लोग फोन करके पूछ रहे, बोले हमें मालूम नहीं है, हमारी भी बात नहीं हो रही, फोन नहीं लग रहा हमारी बात। तो लड़की नहीं 12 दिन बाद थाने से फोन करा कि पापा हमें ऐसा ऐसा करा, हमें फंसा दिए, पापा हमें बचा दिए। पैरवी के लिए कोई नहीं है, सब उन्हीं के हैं। तो उन्हीं की सुनाई हुई, हमारी लड़की की कोई सुनाई नहीं। और उसके बाद टाइम आता है अप्रैल 2024 का, जब शहजादी ने अपने घर वालों को बताना शुरू किया कि ये लोग तो मुझे फांसी की सजा दे चुके हैं और 2 मई 2024 को उसे फांसी मिलने वाली है। और जैसे ही इन सारी ही चीज़ों के बारे में शहजादी के पिता को पता चलता है तो वो कोर्ट में जा पहुंचते हैं। पुलिस वालों के पास वो जाते हैं, जहां पर भी वो जा सकते थे वहां पर वो जाते हैं। लेकिन यूएई में प्राकृतिक आपदा आने के कारण उसकी फांसी में डिले हो जाता है और दूसरी तरफ वहां का जो शाही परिवार था उनमें भी किसी की मौत हो जाती है और यही कारण था कि इसकी फांसी को काफी ज्यादा लेट कर दिया जाता है। और अब जब वहां के हालात दोबारा से सुधार कर रहे हैं तो इसके केस को दोबारा से कोर्ट में पहुंचाया जाता है और कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि 20 सितंबर के बाद इसे कभी भी फांसी दी जा सकती है। ये चीज डिसाइड होते ही शहजादी ने अपने माता पिता को इस बारे में बताना शुरू किया और इस टाइम उसके माता पिता मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, विदेश मंत्री के पास और जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके पास वो लोग जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से ये लोग उसकी बेटी की फांसी को रुकवा दें। और दूसरी तरफ जो सबसे अजीब बात इस केस में मुझे नजर आ रही है वो ये है कि अगर उनके बेटे ने अपनी जान गंवाई है और शहजादी ने ही उसकी जान ली है तो इन सारी ही चीजों के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। तो आखिरकार वो लोग अपने बेटे का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे हैं? हो सकता है वो दवाई ही रिएक्शन कर गई हो और उसके बाद उसने अपनी जान गंवा दी हो और इस बेचारी गरीब बेसहारा लड़की को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और कम से कम यूएई सरकार को इस केस के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उसके बाद अगर फिर भी शहजादी मुजरिम साबित होती है तो उसे भले ही फांसी दे दी जाए, लेकिन कम से कम इस केस को अच्छे से उन्हें चेक करना चाहिए। इस केस के ऊपर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि असल में वहां पर हुआ क्या था। अभी भी भारत सरकार जो भी शहजादी को बचाने की संभव कोशिशें हो सकती हैं उन पे काम कर रही है और हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक यही आस कर सकते हैं कि जो ये कांड हुआ है इसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी आरोपी है सिर्फ उसे ही सजा मिले, ना कि कोई बेकसूर यहाँ पर अपनी जान गंवा दे। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि वहां पर असल में हुआ क्या होगा और असल में इस कांड के पीछे कौन है और क्या शहजादी के इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अब इस केस से रिलेटेड आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। आशा तो यही करते हैं कि बहुत जल्द शहजादी को रिहा ही कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो सुनाने का अगर अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट पेबाम बेला को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।